मेरी सास अक्सर मुझे डांटती रहती। किसी न किसी बहाने से वो मेरे पास आ जाती और मुझे छूती। मेरे पति को रोज कहीं न कहीं बाहर भेज देती और मुझसे कहती कि तुम मेरे पास सो जाओ। उसके बाद वो बच्चों की तरह मुझसे हरकतें करती। एक रोज जब मैं सो रही थी तो मैंने देखा कि मेरी सास अपनी साड़ी को उतार कर। दोस्तों, मेरा नाम अंजू है। हमारे गांव की छोटी उम्र में शादी करने के रीति रिवाज का शिकार भी मैं हो चुकी थी। जब मैं बिल्कुल 14 साल की थी तो मेरे घर में मेरी शादी की चर्चा होनी शुरू हो गई थी। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी कि मेरी इतनी छोटी उम्र में शादी हो, लेकिन मेरे पिताजी, दादाजी और ताया जी, इन सब की सोच को देखते हुए तो मुझे पक्का यकीन था कि मेरी शादी इन्हीं 6 महीनों के अंदर जरूर हो जाएगी। अब 14 साल की लड़की कितनी सी होती है, मुझे तो कुछ भी शादी के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैं घर का काम काज पूरा जानती थी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मुझे यही सब तो सिखाया गया था। हमारे गांव और आसपास कहीं भी कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं था, इसलिए लड़कियों को पढ़ाई लिखाई का कभी नहीं सिखाया जाता था। और जब लड़कियां पढ़ती हैं तो ही घर के कामकाज से उनका ध्यान बढ़ जाता है। हम लोगों की पढ़ाई भी नहीं होती थी, तो हमें तो सिर्फ घर का कामकाज ही सिखाया जाता था। और हमारे तो पशु भी रहते थे, जिस कारण हमें पशुओं का काम भी करना पड़ता था और खेतों में भी काम करने के लिए जाना पड़ता था। इतनी छोटी सी उम्र में हमने सब कुछ देख लिया था। तभी मेरे पिताजी कहने लगे, कोई अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी करवा देते हैं। अब हमारी बेटी काम काज तो सारा जानती ही है, तो कल को उलाहना भी नहीं आएगा। लेकिन मुझे सिर्फ काम काज से ही मतलब नहीं था। भला एक लड़की को क्या ज्ञान जरूरी नहीं होना चाहिए शादी के बाद? तभी मेरी माँ ने कहा कि अगर आप लोग जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी की उम्र का ही लड़का तलाश करना। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज और भी थी कि छोटी लड़कियों को बस धन देकर बड़ी उम्र के लड़कों के साथ में विदा कर दिया जाता था। मैं तो ऐसे कई किस्से मैंने सुने थे और देखे भी थे। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम रीमा था। उसकी शादी कुछ दिन पहले ही एक बुढ़े के साथ कर दी गई, क्योंकि उस बुढ़े को जमीन जायदाद ज़्यादा थी। इस वजह से इसी का डर मेरे अंदर रहता था और मेरी माँ के मन को भी यह डर खाए जा रहा था कि मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा वर ना मिल जाए। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अंजू के उम्र का ही लड़का हमें मिल जाए। और भला बुढ़ा होने से क्या फर्क पड़ जाता है, घर का कामकाज ही तो करना है। और धन दौलत भी तो देखो, कल को हमारी बेटी राज करेगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि अगर उसकी उम्र का लड़का होगा तो उसकी हर एक बात को समझेगा। लेकिन यह सब मेरे पिताजी, ताया जी, दादाजी कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। खैर, अब मेरी उम्र 15 साल के आसपास होने लगी तो मेरे लिए एक लड़का तलाश कर लिया और मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी गई। अब तो शादी में कुछ ही दिन रह रहे थे, इसलिए शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चलने लगीं। लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ यही चल रहा था कि पता नहीं लड़का किस तरह का होगा। तभी एक रोज़ जब हम लोग सभी बैठे थे तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी से पूछा कि लड़का किस उम्र का है। तभी पिताजी ने कहा कि ज़्यादा उम्र का तो नहीं है, लेकिन 20 से 22 साल की उम्र का है। तभी मेरी माँ ने कहा कि फिर भी हमारी अंजू से तो वह बड़ा ही है ना, क्या छोटी उम्र का लड़का नहीं मिला? तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि वह शहर के पास रहते हैं और हम लड़कियों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन लड़कों को तो होती है। और इतनी छोटी उम्र में कोई भी अपने लड़के की शादी करने को तैयार नहीं होता है। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा लड़का एक बार पढ़ाई पूरी कर ले, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये 20 से 22 साल का लड़का हमको मिला है। वरना सब तो 30 के ऊपर ही थे, लेकिन उनके पास धन दौलत था। लेकिन यह भी तो बहुत अच्छा हो गया कि लड़के के पास जमीन भी अच्छी आती है और वह पढ़ा लिखा भी है। लेकिन उम्र से क्या होता है, अब तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो।
जल्दी से खाना लगाओ, बाकी भी शादी की तैयारियां करनी हैं। खैर, अब मेरी माँ ने मेरे पास आकर कहा कि बेटा, तू फिक्र मत करना, जब भी तुझे कोई तकलीफ हो तो अपनी माँ को बताना। अब शायद तेरी किस्मत भी ऐसी ही लिखी है। अब मेरी और तेरे पिताजी की भी उम्र का फर्क देख ले। मैं तो केवल 30 साल की हूँ और तेरे पिताजी 45 साल के हैं। मुझे भी इसी तरह शादी करके इनके पीछे भेज दिया गया था, लेकिन मुझे यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। खैर, तेरी किस्मत में भी कोई सुख लिखा होगा, इसलिए तू फिक्र मत करना। मेरी माँ ने मुझे काफ़ी समझाया, लेकिन मेरा मन समझने को तैयार ही नहीं था। मेरे अंदर तो डर समाया हुआ था। अब मेरे अंदर एक लालसा थी कि मैं लड़के की तस्वीर तो देख लूं, लेकिन मुझे पता था कि अब तो पहली रात को ही मुझे लड़के का दीदार होगा। उससे पहले ना तो मुझे उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी और ना ही वह खुद। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरी शादी का दिन आ गया और बड़ी ही जोरों शोरों से बारात के साथ मुझे विदा कर दिया गया। अब मेरी विदाई के बाद, अपने ससुराल जाने के बाद, मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा घर था और मेरे गृह प्रवेश में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब लोग खुशियां मना रहे थे और मेरा बड़े ही धूमधाम से स्वागत कर रहे थे। वह देखते हुए मुझे लग रहा था कि शायद मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी महसूस आगे नहीं होगी। सब लोग मुझे इतना प्यार जो करते हैं। खैर, इसी तरह अब रात का समय हुआ और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था और मैं बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आ गए। मेरे पति का नाम राजेश था। राजेश काफ़ी संस्कारी लग रहे थे। वह मेरे पास आए और कहने लगे कि हम दोनों की उम्र में काफ़ी फर्क है, लेकिन हम लोगों के परिवार और समाज की सोच की वजह से हम भी शिकार होते जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करने दूंगा। दरअसल मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई किया हुआ हूँ और मैं तो शहर में ही रहा हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ। अभी कुछ साल पहले ही मैं यहाँ पर आया था। अब मुझे बचपन में ही मुझे मेरी बुआ जी के पास शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था, इसलिए शहर के तौर तरीके और रीति रिवाज सब मुझे पता हैं और मेरी सोच भी इन लोगों के जैसी नहीं है। मैंने तो काफ़ी मना किया था कि इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन खैर मेरे घर वालों के आगे मेरी नहीं चली। अब तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। मैं किसी बहाने से यहाँ से निकल जाऊँगा और हम शहर में रहने लग जाएंगे। मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवा दूँगा और हम अपना जीवन यापन करेंगे। तुम फिक्र मत करना। तुम ये मत सोचना कि बाकी लड़कों जैसी ही मेरी सोच होगी कि पूरा दिन पत्नी से घर का काम करवाओ और रात को जानवरों की तरह नोचो। अगर तुम आज थकी हुई हो तो हम अपने जीवन की शुरुआत नहीं करते हैं। मैं तुम्हें समझता हूँ। तभी मैंने राजेश से कहा कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे ऐसा पति मिला है। दरअसल मुझे तो हमेशा से ही एक ऐसा ही पति चाहिए था, लेकिन हमारे गांव के और सब लोगों की सोच को देखते हुए मुझे तो पक्का यकीन था कि मुझे भी कोई बुड्ढा ही मिलेगा जो दिन में मुझसे काम करवाएगा और रात को मुझे जानवरों की तरह नोचेगा। लेकिन आप जैसा पति पाकर मैं तो धन्य हो गई। शायद मेरी किस्मत में आप लिखे थे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी मैंने राजेश से कहा कि मैं कोई थकी हारी नहीं हूँ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप फिक्र मत करो, हम अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और हमेशा साथ साथ रहेंगे। खैर, इसी तरह मैंने और राजेश ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और दूसरे दिन भी मैंने कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाए और हंसी खुशी में अपने ससुराल में रहने लगी। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। एक रोज मेरे ससुर ने कहा कि राजेश, तू यहाँ पर काम मत कर, यहाँ का कामकाज मैं संभाल लूंगा। वैसे भी धंधा मंदा चल रहा है, इसलिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तू शहर चला जा और कोई अच्छी नौकरी शुरू कर। तभी राजेश ने कहा कि ठीक है, मैं अंजू को भी साथ में लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर खाना बनाने वाले और बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तभी ससुर जी ने कहा कि नहीं, तुम कुछ दिनों के बाद अंजू को ले जाना, अभी तो तू अकेला ही चला जा, वहाँ पर तेरा धंधा जमा ले और अच्छा कोई घर खरीद ले। पूरी तरह से रहने से व्यवस्था करने के बाद अंजू को ले जाना। तभी हम लोग कमरे में आए तो राजेश ने कहा कि वैसे पिताजी ने तो बात सही कही है, मैं एक आध महीने में के बाद कुछ वहाँ पर अरेंजमेंट कर लूँगा।
उसके बाद मैं तुमको यहाँ से ले जाऊँगा, तुम फिक्र मत करना। तभी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तब तक मैं पिताजी की यहीं पर सेवा करती हूँ, आप मन लगाकर काम करना। ऐसे ही राजेश अपनी नौकरी करने के लिए चले गए। मैं मेरे सास ससुर के साथ इसी घर में रहने लगी। अब ऐसे ही दिन निकल रहे थे कि इन सब में एक बात चौंकाने वाली यह थी कि मेरी सास ज़्यादा उम्र की नहीं थी। दरअसल मेरी सास की भी मेरी तरह से ही शादी हुई थी। मेरी सास की उम्र केवल 12 वर्ष की थी और मेरे ससुर की उस समय वर्ष 30 वर्ष की थी, तब उन दोनों की शादी हुई थी। इसलिए मेरी सास की उम्र बहुत कम थी। एक रोज़ मुझे राजेश ने बताया कि मेरी मम्मी भी तुम्हारी तरह बिल्कुल छोटी थी, तभी उनकी शादी हो गई थी, इसलिए उनकी ज़्यादा उम्र नहीं है। खैर, अब कुछ दिनों से मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मेरी सास हर वक्त मुझे ताड़ती रहती थी। वह कोई भी चीज़ मुझसे लेती थी तो पहले मेरे हाथ को छूती थी। मुझे लगता था कि शायद वह ऐसे ही मजाक कर रही होगी, लेकिन उनका तो दिन ब दिन ये व्यवहार बढ़ता ही जा रहा था। वह किसी न किसी बहाने से मुझे छूती रहतीं और मेरी तरफ देखती रहतीं, और जब कभी भी राजेश घर पर आते तो उन्हें किसी बहाने से कहीं भेज देती थी और कहती कि तुम अपने ननिहाल या बुआ के पास चला जा, उन्हें किसी काम में ज़रूरत होगी। और उसके बाद मेरी सास मुझसे कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है, तुम्हें अकेली को डर न लगे। लेकिन मैं अपनी सास से कहती कि मुझे किसी भी तरह का डर नहीं लगता, आप ससुर जी के पास सो जाइए, मैं अकेली एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन मेरी सास ज़बरदस्ती मेरे कमरे में मेरे पास सो जाती और बच्चों की तरह मेरे साथ हरकतें किया करती। कभी अपनी टांग मेरे ऊपर रख लेती, तो कभी अपना हाथ, तो कभी मुझे चूमने लगती। एक सास होकर अपनी बहू के साथ ऐसा करती मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था। लेकिन यह बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मुझे लगता था कि हो सकता है यह उनका बचपना हो, या वैसे ही मजाक कर रही हूँ, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने तो बेचारी ने कुछ देखा भी नहीं था। तो शायद वह मुझे अपनी हम उम्र का पाकर ही कोशिश कर रही होंगी। लेकिन उनकी तो हरकत अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब मैं राजेश को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो उनकी माँ थी और राजेश को बहुत बुरा लगता था, और ससुर जी को भी कुछ नहीं बता सकती थी। इसलिए एक रोज़ मैंने अपनी सास से कहा कि आपको ऐसा क्या हो जाता है, आप मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते रहते हो। तभी मेरी सास ने कहा कि कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तो बस ऐसे ही कह कर वह उस बात को टाल देती हैं और कहीं और जाकर बैठ जाती हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं। वह बेवजह मुझे ताड़ती रहती हैं, जैसे कोई लड़का एक लड़की को ताड़ता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही है, आखिर उन्हें चाहिए क्या। हर रोज एक राजेश घर पर आए, तभी मेरे माँ जी का फ़ोन आया। वह कहने लगी कि हमें किसी कंपनी का उद्घाटन करना है, इसलिए जमाई राजा को यहाँ पर भेज दो। मैं तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए राजेश वहाँ पर चले गए। तभी मेरी सास ने कहा कि ठीक है बहू, हम दोनों तुम्हारे कमरे में ही सोते हैं। तभी मैंने मेरी सास से कहा कि ससुर जी की तबीयत खराब है, आप उनके पास सो जाइए। उन्हें रात को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। और ससुर जी की ही तबीयत को देखते हुए तो मैं वहाँ पर नहीं गई, क्योंकि मेरे मामा जी के यहाँ कोई प्रोग्राम था और मैं वहाँ पर नहीं गई थी। इसलिए आप ससुर जी के पास सो जाइए। लेकिन मेरी सास ने गुस्सा करते हुए कहा कि मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी, अगर मैं तुम्हारे पास सो गई तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। तभी मैंने सोचा कि मेरी सास को बुरा ना लग जाए, क्योंकि शादी के बाद से लेकर आज तक किसी ने भी मुझे किसी तरह से परेशान नहीं किया था। सब लोग बस मेरा बच्चों की तरह ख्याल रखते थे, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं इन सब को गुस्सा न दिलाऊं। राजेश भी तो मुझे खूब प्यार करते थे, मेरी हर एक बात को अपनी सर आंखों पर रखते थे, इसलिए उनकी माँ के साथ मैं बुरा व्यवहार नहीं कर सकती थी। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि आप मेरे पास सो जाइए, गुस्सा मत होइए। तभी हम लोग सो गए, तो मुझे सोते ही नींद आ गई थी, क्योंकि पूरा दिन काम करके मैं थक चुकी थी। लेकिन एकदम से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सास अपने कपड़े उतार रही थी। मैं एकदम देखकर चिल्लाने लगी। मेरी सास ने मेरे मुँह पर हाथ रखा और कहा कि मुझे संतुष्ट कर दे।
ऐसी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। एक औरत होकर एक औरत के साथ ऐसी बातें, मैं उसके बिना कपड़ों के शरीर में को देखकर बिल्कुल शर्मसार हो रही थी। मैं उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। मैंने कहा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। तब मेरी सास ने जल्दी से कपड़े पहने और दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। यह घटना मेरे साथ होने के बाद मेरा तो पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। अब तो मेरी सास के अंदर से मुझे घिन आ रही थी। तभी मेरी सास ने मेरे पास आकर कहा कि मुझे माफ़ कर दे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो एक लेस्बियन औरत हूँ, मुझे तो पता है, और मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ी बहुत तो पढ़ाई लिखाई करवा ही दी थी। और शादी के बाद तुम्हारे ससुर जी ने भी मुझे पढ़ाई लिखाई करवाई थी, जिसकी वजह से मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज है। दरअसल मुझे बचपन से ही लड़कियों में ही फीलिंग आती थी, लेकिन मैं अपने घर वालों और समाज की नज़रों से बचने के लिए किसी को कुछ बता नहीं पाई। वह सब कुछ अंदर ही अंदर झेलती रही, लेकिन मुझे तो हमेशा से लड़कियों में ही फीलिंग आती थी। मैं एक लेस्बियन थी। अब जैसे तैसे मेरी उम्र जा रही थी, मेरे अंदर उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी तभी जब से तुम हमारे घर से आई थी, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम मुझे भाने लगी थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाई, लेकिन अब इसमें मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब वो एक बेटे बहू की माँ थी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तभी मेरी सास अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं पर बैठकर अफ़सोस करने लगी थी कि यह पहला काम होगा तो मैं कर ना पाई। मैं अपनी सास की चाह कर भी मदद नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कैसे कोई अपनी सास के साथ ही लेस्बियन बन जाए, नहीं हो सकता है ना दोस्तों। बट इस तरह के मैटर को समझाना और सुलझाना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।